चैप्टर एनसीईआरटी का हम लोग पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, उसमें हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का डेफिनेशन, इंडिकेटर या जो भी सिलेबस में है उसको देख लिए हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा पीएच। देखते हैं कि पीएच क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, पीएच का एक्चुअल डेफिनेशन होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक जेन्युइन डेफिनेशन यदि बोला जाए कि पीएच क्या है, तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग पीएच कहते हैं। लेकिन क्लास 10 में आप लोगों को उतना ज्यादा ये माइनस लॉग वगैरह के बारे में जानना नहीं है, बस डेफिनेशन के लिए इसको याद रखिएगा। आप लोगों के स्टैंडर्ड के लिए पीएच में देखिए दो वर्ड है, एक है पी और दूसरा है एच। आप लोगों से तो पहली बात ये पूछता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, तो पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब पीएच स्केल के बारे में हम लोग को अगला टॉपिक देखना है। पीएच स्केल क्या है? देखिए, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक स्केल का यूज करते हैं, उस स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल को सबसे पहले सोरेनसन ने डिस्कवर किया। ये क्वेश्चन पूछता है, सोरेनसन, ये क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर होगा सोरेनसन। तो ये हो गया कि पीएच स्केल से करते क्या है, तो पीएच स्केल से किसी भी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में पता करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। देखिए, पीएच स्केल में टोटल 0 से लेके 14 तक रीडिंग होते हैं। तो टोटल रीडिंग हो गए कितने? 0 से लेके 14 तक। इसमें एक रीडिंग होता है 7। ठीक है। ये जो 7 वाला रीडिंग है, ये होता है आपका उदासीन। ठीक है। 7 के पहले का जो रीडिंग है वो है एसिडिक, यानी कि अम्लीय, और 7 के बाद का जो रीडिंग होता है वो होता है एल्केलाइन या बेसिक या भस्म। मतलब यदि आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया, आप उसका पीएच मेजर किए और पीएच 7 आ गया, 7, तो उस पीएच का क्या होगा प्रकृत? तो उस पीएच का प्रकृत हो जाएगा उदासीन। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी होता है उसका पीएच कितना होता है? तो उसका पीएच होता है 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पीने का पानी है वो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। यदि पीएच का रीडिंग 7 से कम आ जाए, 2, 3, 4, 1, 2 जो भी कुछ भी आ जाए 7 से कम, तो वो पीएच जो है, वो विलयन जो होगा वो अम्लीय हो जाएगा। और यदि पीएच रीडिंग 7 से ज्यादा आ जाएगा तो वो जो विलयन होगा वो हो जाएगा आपका भास्मिक। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या पीएच स्केल में 0 रीडिंग होता है? तो हाँ, पीएच स्केल में 0 रीडिंग होता है। अब एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि यदि एक विलयन है जिसका पीएच, सपोज करिए ए विलयन है जिसका पीएच है 3, और एक विलयन है बी जिसका पीएच है 2। अब आप लोगों को बताना है कि इन दोनों का प्रकृति क्या होगा। तो देखिए, पीएच 3 जो है ये भी 7 से कम है, तो ये भी एसिडिक होगा। पीएच 2 जो है ये भी 7 से कम है, तो ये भी एसिडिक ही होगा। अब बात यह है कि इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन होगा। तो याद रखना है कि पीएच का मान जितना ही कम होगा, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, पीएच का मान जितना ही कम होगा, एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लॉग है, वो जब आप 11 में साइंस लेंगे तो वहां पर डिटेल हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो विलयन है ए और बी, ये तो अम्लीय होंगे। अब इसमें प्रबल अम्ल कौन होगा? तो आप देखिए कि इसमें कम कौन सा है, तो 2 कम है, तो 2 का जो अम्लीयता है वह ज्यादा होगा। ठीक है। ये तो हुआ अम्ल के केस में। भस्म के केस में क्या है कि मान लेते हैं 2 सॉल्यूशन है, सी और डी। सी का पीएच है 8 और डी का पीएच है 14। अब इन दोनों की प्रकृति क्या है? तो ये दोनों ही देख रहे हैं आप कि 7 के बाद रीडिंग आ रहा है, तो ये दोनों ही भास्मिक होंगे। लेकिन प्रबल भस्म कौन होगा? तो यहां पर उल्टा हो जाएगा। जिस विलयन का पीएच जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल भस्म होगा। ठीक है। यानी भस्म के केस में थोड़ा सा बदल जा रहा है। तो इन दोनों में प्रबल भस्म कौन है? तो इन दोनों में प्रबल भस्म है 14, यानी कि सॉल्यूशन डी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का कर लेते हैं, टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
ये एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, कि 5 विलयन क्रमशः ए बी सी डी और ई। तो 5 विलयन देख लेते हैं। ए है, बी, सी, डी और ई। 5 विलयन ए बी सी डी ई की जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन उदासीन है, पहला क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन पूछा है प्रबल क्षारीय है, प्रबल क्षारीय। सी नंबर है प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। डी नंबर दुर्बल अम्लीय। और लास्ट क्वेश्चन है दुर्बल क्षारीय। ये एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देते हैं। 5 सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ए, बी, सी, डी और ई। इन पांचों सॉल्यूशन के जो पीएच के रीडिंग है उनका भी वैल्यू दे दिया गया है कि ए का पीएच रीडिंग 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विलयन उदासीन है। तो अभी बताया पीएच स्केल, कौन सा विलयन उदासीन होगा। तो देखिए रीडिंग कहां पे 7 जा रहा है, तो रीडिंग जो है सॉल्यूशन डी पे 7 जा रहा है, यानी कि कौन सा विलयन उदासीन होगा, तो सॉल्यूशन डी जो है वो उदासीन होगा। हो गया। प्रबल क्षारीय, अब क्षारीय के केस में बताया था कि जिसका पीएच ज्यादा होगा वो प्रबल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्षारीय कौन कौन से होंगे, यानी कि 7 से ज्यादा कौन कौन है। तो एक तो सॉल्यूशन सी 11 है और दूसरा सॉल्यूशन ई 9 है। तो सॉल्यूशन सी और ई दोनों ही क्षारीय होंगे, लेकिन आपसे पूछा है प्रबल क्षारीय। तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसका है, तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू है सी का, तो सी जो हो जाएगा वो प्रबल क्षारीय हो जाएगा। क्लियर। प्रबल अम्लीय, अब बताना है आपको कि प्रबल अम्लीय कौन होगा। तो देखिए सॉल्यूशन ए और बी को देखिए, इन दोनों का रीडिंग जो है वो 7 से कम है, यानी कि ये अम्लीय है। प्रबल अम्लीय कौन है, तो अम्लीयता के केस में बताए थे कि जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो 4 और 1 में कम कौन है, 1 कम है, यानी कि सॉल्यूशन बी जो होगा वो होगा प्रबल अम्लीय। उसके बाद पूछा है दुर्बल क्षारीय, तो दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा, सॉल्यूशन ई। और दुर्बल अम्लीय पूछा है, तो दुर्बल अम्लीय कौन सा होगा, सॉल्यूशन ए। और दुर्बल क्षारीय कौन सा होगा, तो सॉल्यूशन ई हो जाएगा। तो इस तरीका से छोटे मोटे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको कर लेंगे। एक स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ कि 2 सॉल्यूशन है, 2 विलयन लिए गए हैं, जिनमें एक विलयन के पीएच का मान 2 है और दूसरे विलयन के पीएच का मान 4 है। तो इसमें ज्यादा अम्लीय कौन है, यानी कि प्रबल अम्लीय कौन है। तो अम्लीयता के केस में याद रखना है कि जिसका वैल्यू कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। वैल्यू किसका कम है, 2 का, तो ये ज्यादा अम्लीय होगा। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। हाँ, एक पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो बता दीजिए 7 होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ह्यूमन ब्लड है, मनुष्य का रक्त, उसका पीएच का मान कितना होता है, तो उसके पीएच का मान होता है 7.4। अब 7.4 क्या है, तो देखिए 7 तक तो उदासीन हो गया और 7 के बाद जो है वो क्षारीय की तरफ जा रहा है। तो मनुष्य का जो रक्त है वह हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग को पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देख लेते हैं, 2-3 टॉपिक है। तो पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो कितने पीएच पर काम करता है। तो याद रखेंगे मनुष्य का जो शरीर है वो 7 to 7.8 पीएच पर काम करता है, यानी कि माहौल या तो उदासीन हो 7 या फिर 7.8 यानी कि हल्का सा क्षारीय भी होगा, तब भी ह्यूमन बॉडी वर्क करेगा। इधर उधर इसका रेंज होने से फिर काम गड़बड़ होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का शरीर कितने पीएच पर प्रॉपर काम करता है, तो 7 to 7.8। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है वो है पाचन में, डाइजेशन में। हम लोग जानते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि हमारे पेट में हमेशा एक अम्ल स्रावित होते रहता है। उस अम्ल का नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसलिए जो पेट का जो माहौल होता है या HCl का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1.2।
एक प्रबल अम्ल है। कभी कभी खान पान गड़बड़ होने से या अपच होने से पेट में HCl एसिड ज्यादा स्रावित होने लगता है, उस केस को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, अम्लीयता, यानी कि HCl का जब श्रवण ज्यादा हो जाएगा पेट में, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। सिम्टम है खट्टा डकार, वोमिटिंग वगैरह। उस केस में हम लोग करते क्या है, मार्केट जाते हैं और सिंपल एक काफी कॉमन दवा है इनो ले लेते हैं। इनो ले लेते हैं तो थोड़ा सा एसिडिटी ठीक हो जाता है। ये इनो का कंसेप्ट है क्या, कहां से ये इनो क्यों हम लोगों को ठीक कर देता है? देखिए, इनो जो है वो बेसिक नेचर का होता है, माइल्ड बेस है। अब हमारे पेट में एसिड है, ज्यादा एसिड है, हम इनो ले लिए। इनो क्या है, तो बेस है, यानी कि जो रिएक्शन हो गया वो एसिड और बेस का हो गया। हम लोग पढ़े हुए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो यहां पर एसिड हमारे पेट का ड्यू टू HCl और बेस इनो का, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पीएच को मेंटेन कर देते हैं, जिससे कि हमारा पाचन ठीक हो जाता है। पहला पाचन में हो गया। दूसरा, दांतों का झड़ना। हम लोग जानते हैं कि कभी हमारे दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट के इनामेल से बना होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कड़ा भाग भी है। यानी दांतों का जो इनामेल है, ऊपरी पोर्शन, वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का। कभी हम मीठा खाना खाते हैं और ब्रश वगैरह नहीं करें तो होता क्या है कि जो मुंह में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, खास करके बैक्टीरिया, वो उस मीठे पदार्थ को डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके एसिड बना देते हैं। और ये जब एसिड बन जाता है तो इससे दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी कि जो एनामेल है वो क्षरण होने लगता है। अब है क्या, कैसे रोकेंगे? तो इससे बचने का उपाय ये है कि मीठा चीज खाने के बाद हम लोग ब्रश करें। तो ब्रश करने से क्या होता है कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो मुंह में एसिड बना ड्यू टू स्वीट, और ये बेस हमारा जो है वो टूथपेस्ट पे है। तो ये एसिड और बेस अगेन मिले और मिलके क्या कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड को, दांत झड़ने से बच जाएगा। तो दो हो गया, एक हो गया पाचन में, दूसरा हो गया टूथ डिके। तीसरा है अम्ल वर्षा। ये अम्ल वर्षा का कहानी क्या है कि जब भी कभी वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है, जब भी कभी वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होता क्यों है? देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में SO2, सल्फर के ऑक्साइड, या SO3, सल्फर के ऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड है। ये सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करते हैं H2O से, तो क्या बना देते हैं, H2SO3 यहां पर बना दिए, और यहां पर क्या बना देंगे, H2SO4 बना देंगे। पानी से रिएक्ट करेंगे तो H2O, तो H2SO4 बना दिए। देखिए, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, यानी कि सल्फर का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरस एसिड, और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। ऐसे ही यदि नाइट्रोजन का ऑक्साइड लेंगे तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देगा। इन एसिड्स के प्रेजेंस के वजह से वर्षा जल का पीएच जो है वो 5.6 से यदि कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। यानी कि ये अम्ल जब वर्षा जल से आते हैं पृथ्वी पर, तो ये धीरे धीरे नदी या तालाबों में चले जाते हैं। अब वहां पे जाके अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, जिससे कि जलीय जीवों का जो रहन सहन है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये हो गया अम्ल वर्षा। तो 3 पॉइंट हो गया। पहले पाचन में पीएच का महत्व, दूसरा दांतों के झड़ने में पीएच का महत्व क्या है, तीसरा हम लोग देख लिए अम्ल वर्षा, और चौथा है मिट्टी में पीएच का महत्व। देखिए, प्रत्येक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर पीएच का जरूरत पड़ता है। तो यदि इसी एसिड रेन के चलते मिट्टी का पीएच यदि कम हो गया है, यानी कि एसिडिक हो गया है, तो उसमें हम लोग फिर कोई बेसिक पदार्थ मिला के उसके पीएच को मेंटेन कर देते हैं, ताकि मिट्टी का पीएच प्रॉपर बना रहे। तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे तो हेडिंग करके 2-2 लाइन लिख देंगे तो हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे कि मनुष्य का शरीर कितने पीएच पे काम करता है, तो 7 to 7.8। तो पीएच में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पीएच का डेफिनेशन पढ़े, फिर पीएच स्केल क्या है पढ़े, पीएच स्केल का खोज किसने किया, पीएच स्केल में कितने रीडिंग होते हैं और किस रीडिंग का क्या महत्व होता है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैट्स इट। पीएच के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 4 कंपाउंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है NaOH। नाम इसका आप लोग जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रबल भस्म है जिसका पीएच का वैल्यू
14 होता है, 14 होता है प्रोबल मास में। तो 4 कंपाउंड कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, उसके बाद पढ़ना है बेकिंग सोडा खाने का सोडा, और 4 नंबर पे पढ़ना है हम लोग को वॉशिंग सोडा धोने का सोडा। बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो सिंपल हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम, बनाने का विधि और उपयोग, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। देखिए NaOH को हम लोग बनाते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये है क्या? अभी आप लोग समझ जाएंगे, काफी सिंपल है। देखिए NaOH बनाने के लिए हम लोग को 2 रिएक्टेंट का जरूरत पड़ता है। एक तो NaCl, नाम क्या हो जाएगा? Na का मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। दूसरा H2O यानी कि जल। जब NaCl और H2O रिएक्ट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनता है। क्या क्या बनता है? एक तो बनता है NaOH अपना मेन प्रोडक्ट, दूसरा बनता है क्लोरीन गैस जो कि एनोड पे बनता है, लिख दे रहे हैं, और थर्ड जो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन जो कि कैथोड पर। डिटेल आपको फिलहाल नहीं जानना है, फिलहाल यही जानना है कि NaOH किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो NaOH जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। NaOH बनाने में कितने रिएक्टेंट लेते हैं? तो 2 रिएक्टेंट लेते हैं। कौन कौन सा? तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O। कितने प्रोडक्ट बने? 3 प्रोडक्ट बने। बना NaOH, Cl2 क्लोरीन और फिर हाइड्रोजन। देखिए क्लोर क्षार क्यों बोले? क्योंकि यहां पर देखिए क्लोरीन बन रहा है, तो क्लोरीन बन रहा है इसलिए क्लोर हो गया। और क्षार क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर NaOH जो कि एक क्षार है, तो इसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहे? क्योंकि क्लोरीन और क्षार बना। अब हम लोग को इसका देख लेना है इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस देखेंगे तो तीनों का ही देखेंगे, यानी NaOH का भी देखेंगे, क्लोरीन का भी देखेंगे और हाइड्रोजन का भी देखेंगे। तीनों का बारी बारी से देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? आप लोग 2 उपयोग कम से कम कर लेंगे, ठीक है? 2 नंबर का पूछेगा, 2 उपयोग कर लेंगे, सब हो जाएगा। देखिए NaOH का सबसे पहला उपयोग क्या है? तो साबुन बनाने में, दूसरा उपयोग अपमार्जक बनाने में, तीसरा धातुओं का जब सफाई करते हैं तो ग्रीस वगैरह को हटाने में भी इसका उपयोग होता है। तो 3 उपयोग काफी है। क्या? साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में और धातुओं से ग्रीस हटाने में। और भी चाहिए तो कृत्रिम फाइबर बनाने में भी NaOH का उपयोग होता है, कागज बनाने में NaOH का उपयोग होता है। तो टोटल 5 उपयोग बता दिए, एक बार रिवीजन कर ले। NaOH का उपयोग क्या है? सबसे पहले साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कागज बनाने में और धातुओं में से ग्रीस को हटाने में। NaOH का हो गया। अब अगला जो प्रोडक्ट है क्लोरीन, इसका उपयोग क्या है? काफी सिंपल इसका उपयोग है। सबसे पहली बात तो ये कि ये पानी को शुद्ध करने में काम आता है, दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, और तीसरा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोग करते हैं। तो क्लोरीन का कितना उपयोग हो गया? 3। क्या क्या? जल को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तीसरा देख लेते हैं हाइड्रोजन का उपयोग क्या है। तो हाइड्रोजन का पहला उपयोग तो ईंधन के रूप में होता है, फ्यूल के रूप में, और दूसरा उपयोग अमोनिया बनाने में करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। हेबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग करते हैं, और यह अमोनिया खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये NaOH कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन करा दे। NaOH क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH कैसे बनाते हैं? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा। NaOH बनाने में रिएक्टेंट कितने लेते हैं? तो 2 लेते हैं। कौन कौन से? NaCl और H2O। जब NaCl और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं तो कितने प्रोडक्ट बने? 3 बने। कौन कौन से? NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। NaOH का उपयोग क्या है? तो साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में, कागज बनाने में और धातुओं से ग्रीस हटाने में। 5 हो गया। क्लोरीन का उपयोग क्या है? जल के शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक के रूप में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में भी होता है, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का उपयोग क्या है? तो ईंधन के रूप में और अमोनिया बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम लोग का NaOH कंप्लीट हो गया। अगला जो हम लोग का कंपाउंड है वो है विरंजक चूर्ण, या इसको ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। आपके बुक में ऐसे भी देगा तो घबराने का जरूरत नहीं है। CaOCl कई सारे बुक में ऐसे दिया हुआ है, तो बात एक ही है। इसमें भी वही 2 चीज पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो देखिए CaOCl2 बनाने के लिए हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला आप लोग को पता है,
OH होल 2। और शुष्क बुझे हुए चूने का रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं क्लोरीन से। देखिए अभी इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हम बताए थे क्लोरीन का उपयोग क्या है, तो बिरंजा चूर्ण बनाने में यही इसका उपयोग है। क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं शुष्क बुझे हुए चूने से, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो बिरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 बनता है और पानी भी बनता है, तो उसका कोई खास जरूरत नहीं है। तो बिरंजक चूर्ण बनाने में रिएक्टेंट कौन कौन सा लिए, दो रिएक्टेंट लिए, शुष्क बुझा हुआ चूना दैट इज CaOH2 और क्लोरीन। रिएक्शन के बाद बन गया ब्लीचिंग पाउडर और पानी बन गया। तो बनाने का विधि तो यही हो गया। बिरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो सबसे पहला उपयोग है बिरंजक चूर्ण का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वस्त्र उद्योग में साफ कपड़ों को रंगने वगैरह में रंगने के लिए बिरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बिरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो ये बिरंजक चूर्ण, यहां से दो ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बनाने का विधि और उपयोग, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो बिरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहां से हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम यहां से आएगा। देखिए कैसे, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अब बनाने का विधि, देखिए यहां पर थोड़ा सा रिएक्शन लंबा होगा। रिएक्टेंट 4 है अपने, कौन कौन से, NaCl। अच्छा, कभी भी रिएक्शन लिखते हैं या पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम में आप लोग NaCl के नीचे सोडियम क्लोराइड जरूर लिखेंगे, ठीक है, उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। NaCl लेते हैं प्लस H2O, क्या नाम है, वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और फिर अमोनिया ले लेते हैं। देखिए बेकिंग सोडा बनाने के लिए 4 रिएक्टेंट का जरूरत पड़ा, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये 4 रिएक्टेंट रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। एक बनाएगा NH4Cl और दूसरा अपना मेन प्रोडक्ट बनेगा बेकिंग सोडा। ठीक है। NH4Cl को हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 को तो अभी बता दिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है, एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा। एक बार फिर से बता देते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। और बेकिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए 4 रिएक्टेंट लेते हैं क्रियाकारक, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया। ये 4 रिएक्टेंट मिलकर 2 प्रोडक्ट बनाए अपना, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग अब पढ़ लेते हैं। उपयोग क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये खाना बनाने में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बेकिंग पाउडर वगैरह बनाने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग करते हैं अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइल्ड बेस है, हल्का सा इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, तो इसका उपयोग हम लोग एंटासिड के रूप में भी करते हैं। एंटासिड अभी बताया कि वह पदार्थ जो कि अम्लीयता को कम करता है। तो यदि किसी के पेट में अम्लीयता हुआ है, एसिडिटी हुआ है, उसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा खिला दिया जाए तो निश्चित रूप से राहत मिल जाएगा। क्यों राहत मिल जाएगा, क्योंकि ये माइल्ड बेस है, उसकी एसिडिटी को कम कर देगा। कैसे, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 3 इसका हो गया उपयोग। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब, क्या होता है जब NaHCO3 को गर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, जब NaHCO3 को गर्म करते हैं, जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3। अगला और लास्ट टॉपिक हम लोगों का है धोने का सोडा या वाशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या है, तो Na2CO3.10H2O। धोने का सोडा देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको कैसे बनाते हैं,
थोड़ा सा हम लोगों को पहले वाले टॉपिक पे चलना होगा। हम लोग बेकिंग सोडा बनाए थे। बेकिंग सोडा बनाने में 4 प्रोडक्ट लिए थे, कौन कौन सा? NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बेकिंग पाउडर बना था। बेकिंग पाउडर बनने के बाद हम लोग करते क्या है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं। तो जब बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? अभी पढ़ाए थे, NaHCO3, ये हो गया आपका बेकिंग पाउडर, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट, थोड़ा सा पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, यहां से हमको मतलब है। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 मिला। इस Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण करते हैं हम लोग और क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। क्या होगा रिएक्शन? तो Na2CO3 प्लस 10H2O, ये रिएक्ट करके बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। यानी कि धोने का सोडा बनाने के पहले आपको बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। बेकिंग सोडा बनाने के बाद उसको गर्म करेंगे तो हमको Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, क्रिस्टलीकरण करने के फलस्वरूप हमको धोने का सोडा मिल जाएगा। अब धोने का सोडा का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग कांच और कागज उद्योग में करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, साफ सफाई में करते हैं। और तीसरी बात, जल के कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बेसिक नेचर का ही होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो 4 हम लोग टॉपिक पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 डॉट 10H2। क्या पढ़ेंगे? बनाने का विधि और उपयोग। इस तरीका से ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया। चारों टॉपिक ही नहीं बल्कि सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। क्या क्या पढ़े इस चैप्टर में एक बार बता दें। सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़े, बेसिक आइडिया जैसे डेफिनेशन, इंडिकेटर के बारे में पढ़े, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल पढ़े, पीएच के बारे में पढ़े, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है पढ़े। उसके बाद ये 4 कंपाउंड पढ़ लिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।